नमस्कार बच्चों, मैं नेहा चौधरी आपका स्वागत करती हूँ। देखिए बच्चों, हम लोग यूनिट नंबर 14 के अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर रहे थे, जिनमें से 12 प्रश्नों के ऊपर हम चर्चा कर चुके थे और आगे के प्रश्न हम लोग आज सॉल्व करेंगे। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए प्रश्न नंबर 13, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या है। देखिए तो ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 13 है, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के सामान्य प्रकार क्या है। तो देखिए इसका आंसर देखिए, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना इसकी आकृति से संबंधित होती है, जिसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं उपस्थित होती है। ये दो प्रकार की संरचनाओं में पाई जाती है। तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं कि प्रोटीन की जो द्वितीयक संरचना होती है वो दो रूपों में या दो संरचनाओं में पाई जाती है। तो देखिए पहला क्या है, अल्फा हेलिक्स। जो पहली संरचना है वो क्या है, अल्फा हेलिक्स, और दूसरी है बीटा प्लीटेड शीट संरचना। क्लियर है। तो ये दोनों क्या हो गई, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना के ये प्रकार हो गए। आगे देखिए, अब देखिए हम अल्फा हेलिक्स के बारे में बताएंगे। तो देखिए बच्चों, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना कुंडली नुमा होती है। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं के बीच में हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं तथा पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं दक्षिणावर्ती पेच के समान मुड़ी रहती है। ठीक है। आगे देखिए, इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाओं में प्रत्येक एमिनो अम्ल अवशिष्ट का NH समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित CO समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। तो देखिए बच्चों, ये अल्फा हेलिक्स संरचना हम लोग पढ़ के आए हुए हैं और देखिए इस तरीके से आप इस अल्फा हेलिक्स संरचना को समझा के आएंगे कि भाई अल्फा हेलिक्स संरचना में होता क्या है। देखिए तो ध्यान दीजिए, अल्फा हेलिक्स संरचना को आप ध्यान से देखेंगे तो ये हेलिक्स नुमा यानी कुंडली नुमा संरचना होती है। और देखिए इसमें क्या होता है, एक कुंडली के NH समूह, देखिए अगर आप ध्यान देंगे तो एक कुंडली के NH समूह और दूसरी कुंडली के C डबल बॉन्ड O के बीच में ये जो डैश डैश करके आपको दिखाया गया है, ये हाइड्रोजन बंध पाया जाता है। तो इस तरीके से आप अल्फा हेलिक्स संरचना को समझा के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब दूसरा देखिए, बीटा प्लीटेड शीट। इसमें पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं एक दूसरे के पार्श्व में अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध द्वारा जुड़ी रहती है। यह संरचना वस्त्रों में प्लीट के समान होती है। ठीक है। और देखिए आप इस तरीके से बीटा प्लीटेड शीट भी बनाकर आएंगे। देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, ये बीटा प्लीटेड शीट संरचना है और ये संरचना मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाई हुई है। तो आप ये संरचना बना के आएंगे और देखिए इस तरीके से बता के आएंगे कि इनके बीच में क्या पाया जाता है, हाइड्रोजन बंध। क्लियर है। आया ये प्रश्न आपको समझ में। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 14, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स बंध संरचना के स्थायीकरण में कौन से आबंध सहायक होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए बच्चों, प्रोटीन की अल्फा हेलिक्स संरचना में प्रत्येक एमिनो अम्ल का समूह कुंडली के अगले मोड़ पर स्थित C डबल बॉन्ड O समूह के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। ठीक है, आ गया समझ में। भाई क्या होता है, एमिनो अम्ल समूह और C डबल बॉन्ड O समूह है वो आपस में क्या करते हैं, हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, जो इनके स्थायीकरण में सहायक होते हैं। ठीक है, आगे देखिए। इसके अलावा कुछ अन्य बंध भी अल्फा हेलिक्स संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं, जो निम्न प्रकार है। तो देखिए बच्चों, इसके अलावा और भी बंध होते हैं। जैसे देखिए पहला देखिए डाइसल्फाइड बंध, दूसरा देखिए वॉन्डरवॉल बंध और तीसरा है स्थिर विद्युत आकर्षण बंध। ठीक है, और हम इन चारों के बारे में पढ़ के आए हैं कि ये जो चारों बंध होते हैं ये क्या करते हैं, प्रोटीन की द्वितीयक संरचना को स्थायित्व प्रदान करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 15 क्या है। देखिए, रेशेदार तथा गोलिकाकार प्रोटीन को विभेदित कीजिए। देखिए बच्चों, हमें रेशेदार और गोलिकाकार जो प्रोटीन है उनमें विभेद करना है। तो देखिए ध्यान दीजिए, इसका आंसर क्या होगा। देखिए, रेशेदार प्रोटीन में पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती है तथा हाइड्रोजन एवं डाइसल्फाइड बंधों द्वारा जुड़कर रेशो जैसी संरचना बनाती है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन में
पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकार आकृति बना लेती है। तो देखिए बच्चों, आप ये बता के आएंगे कि भाई रेशेदार प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं समानांतर होती है तथा हाइड्रोजन और डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़कर रेशेनुमा संरचना का निर्माण करती है। जबकि अगर गोलिकाकार प्रोटीन की बात करें तो देखिए गोलिकाकार प्रोटीन में क्या होता है, पॉलीपेप्टाइड श्रृंखलाएं कुंडली बनाकर गोलाकार आकृति बना लेती है। क्लियर है? चलिए आगे देखिए। देखिए दूसरा अंतर देखिए इनमें, रेशेदार प्रोटीन जल में अविलेय होती है। देखिए जो रेशेदार प्रोटीन होती है ना वो जल में अविलेय होती है, जबकि गोलिकाकार प्रोटीन जल में विलेय होती है। और तीसरा देखिए, रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण देखिए बच्चों, केराटिन। देखिए केराटिन है, और केराटिन कहाँ कहाँ पाया जाता है, बाल, ऊन तथा रेशम में। इन तीनों में क्या पाया जाता है, केराटिन। तथा मायोसिन, देखिए मायोसिन कहाँ पाया जाता है, मांसपेशियों में उपस्थित। ठीक है, तो देखिए ये केराटिन है, मायोसिन है, ये तो देखिए बच्चों रेशेदार प्रोटीन के उदाहरण हो गए। तथा गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण देखिए, गोलिकाकार प्रोटीन के उदाहरण है इंसुलिन व एल्बुमिन। क्लियर है? आया समझ में आपको इन दोनों में क्या विभेद है? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 16, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति को आप कैसे समझाएंगे? देखिए बच्चों प्रश्न नंबर 16 देखिए, ये पूछ रहा है कि एमिनो अम्लों की जो उभयधर्मी प्रकृति होती है उसे हम किस तरीके से समझाएंगे। तो देखिए इसका आंसर देखिए, एमिनो अम्ल लवण के समान व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके एक ही अणु में अम्लीय यानी कार्बोक्सिल समूह तथा क्षारकीय यानी एमिनो समूह होते हैं। देखिए बच्चों हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि भाई एमिनो अम्लों में क्या होता है, कार्बोक्सिल समूह भी होता है और एमिनो समूह भी होता है। और देखिए कार्बोक्सिल समूह होता है अम्लीय समूह, ठीक है, और एमिनो समूह होता है क्षारीय समूह। तो होता क्या है, जो कार्बोक्सिलिक समूह है वो H+ को दे देता है, यानी उसमें H+ त्यागने की क्षमता पाई जाती है, और एमिनो समूह में H+ ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। तो देखिए बच्चों इससे क्या होता है, एक लवण का निर्माण होता है, या हम बोल सकते हैं कि एक ऐसे आयन का निर्माण होता है जिसमें धनावेश भी होता है और ऋणावेश भी होता है, और इस आयन को ही कहते हैं ज्विटर आयन। क्लियर है? तो हम बहुत अच्छे से पढ़ के आए हैं, और इस ज्विटर आयन के कारण ही एमिनो अम्लों की प्रकृति कैसी होती है, उभयधर्मी। तो देखिए भाई हमने पढ़ा कि एमिनो अम्ल लवण के समान व्यवहार करते हैं क्योंकि इनके एक ही अणु में अम्लीय तथा क्षारकीय समूह होते हैं। क्लियर है? आगे देखिए, जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटॉन दान कर सकता है। देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा, भाई जलीय विलयन में कार्बोक्सिल समूह क्या कर सकता है, एक प्रोटॉन को दान कर सकता है, जबकि एमिनो समूह एक प्रोटॉन ग्रहण कर सकता है। बताया ना मैंने अभी, भाई क्या हो सकता है, कार्बोक्सिल समूह एक प्रोटीन को दान कर सकता है और एमिनो समूह प्रोटीन को ग्रहण कर सकता है, जिसके कारण एक द्विध्रुवीय आयन बनता है। देखिए मुझे ध्यान दीजिएगा, एक द्विध्रुवीय आयन बनता है जिसे ज्विटर आयन अथवा उभयविष्ट आयन कहते हैं। यह उदासीन होता है, लेकिन इसमें धनावेश तथा ऋणावेश दोनों ही उपस्थित होते हैं। तो देखिए ध्यान देने वाली बात है कि ज्विटर आयन को उभयविष्ट आयन भी कहा जाता है। देखिए बच्चों ये उदासीन होता है, यानी इसमें धनावेश और ऋणावेश यानी दोनों आवेशों के उपस्थित होते हुए भी ये कैसा होता है, उदासीन होता है। और देखिए समझ लीजिए कि किस तरीके से एमिनो अम्लों से ज्विटर आयन का निर्माण होता है, तो आप ये लिख के आएंगे, आप ये बता के आएंगे। तो देखिए बच्चों ये हमारा एमिनो अम्ल हो गया, ठीक है। इस एमिनो अम्लों में देखिए ये तो हो गया एमिनो समूह और ये हो गया कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह। क्लियर है? क्या होगा, ये कार्बोक्सिलिक अम्ल समूह तो इस H को H+ के रूप में त्याग देगा, ठीक है, और जो ये एमिनो समूह है वो H+ को ग्रहण कर लेगा। तो इस तरीके से द्विध्रुवीय आयन बनेगा, जिसमें क्या होगा, यहाँ पे ऑक्सीजन पे माइनस और नाइट्रोजन पे प्लस। ठीक है, आया समझ में? और इस द्विध्रुवीय आयन को ही ज्विटर आयन कहा जाता है। और ध्यान से देखिए इसमें धनावेश भी है, ऋणावेश भी है, यानी दोनों आवेश उपस्थित है, फिर भी ये कैसा होता है, उदासीन होता है। ठीक है, चलिए आगे देखिए।
उभयविष्ट आयन के रूप में एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं। और देखिए, जो उभयविष्ट आयन के रूप में एमिनो अम्ल क्या दर्शाते हैं, उभयधर्मी प्रकृति को दर्शाते हैं, क्योंकि ये अम्लों तथा क्षारकों दोनों के साथ अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए, उभयधर्मी प्रकृति क्यों होती है? देखिए बच्चों, एमिनो अम्लों की उभयधर्मी प्रकृति इसलिए होती है क्योंकि ये अम्लों से भी अभिक्रिया कर सकते हैं और ये क्षारकों के साथ यानी क्षार के साथ भी अभिक्रिया कर सकते हैं। तो देखिए, इस अभिक्रिया को ध्यान से समझने की कोशिश करिए, आप लिख के आएंगे। अगर परीक्षा में ये प्रश्न पूछा जाता है, भाई अगर ये पूछा जाता है कि एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति किस तरीके से दर्शाते हैं समझाइए, तो आप पूरा लिख के आएंगे और साथ ही साथ इन अभिक्रियाओं को भी बना के आएंगे कि किस तरीके से एमिनो अम्ल अम्ल से भी अभिक्रिया करते हैं और क्षारों के साथ भी अभिक्रिया करते हैं। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, ये हो गया ज्विटर आयन, ठीक है भाई। ज्विटर आयन का निर्माण कैसे होता है अभी हमने पढ़ लिया भाई। जो एमिनो अम्ल है, एमिनो अम्ल एक द्विध्रुवीय आयन बनाता है जिसे ज्विटर आयन कहते हैं। तो देखिए बच्चों, ये हो गया हमारा ज्विटर आयन, ठीक है। जब ज्विटर आयन की अभिक्रिया हम अम्लीय जल के साथ में करवाते हैं, यानी अम्लीय जल के साथ करवाते हैं, तो क्या होता है, जो H+ है वो यहाँ पे जुड़ जाता है। देखिए, यहाँ पे H+ जुड़ जाएगा और जल का अणु बाहर निकल जाएगा। देखा आपने? तो आपने क्या देखा कि जो ये ज्विटर आयन है भाई, एमिनो अम्लों से जो ज्विटर आयन बनता है वो अम्ल के साथ भी अभिक्रिया कर रहा है। इसी तरीके से ज्विटर आयन की अभिक्रिया अगर क्षार के साथ करवाई जाती है तो क्या होता है, ये OH- और यहाँ से नाइट्रोजन के यहाँ से एक H+ निकल जाता है, तो ये H+ और OH- जल बना लेते हैं, ठीक है। देखा आपने? और इस तरीके से देखिए, क्षार के साथ भी ज्विटर आयन क्या कर रहा है, अभिक्रिया कर रहा है। तो इन दोनों अभिक्रियाओं से हमें उभयधर्मी प्रकृति के बारे में पता लगता है कि किस तरीके से एमिनो अम्ल उभयधर्मी प्रकृति दर्शाते हैं, ठीक है। तो आया समझ में आपको ये प्रश्न कि किस तरीके से आप परीक्षा में लिख के आएंगे, ठीक है बच्चों। चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 17। देखिए बच्चों, समझने की कोशिश करिए। प्रश्न नंबर 17 क्या है, एंजाइम क्या होते हैं। देखिए, सीधा सीधा बस हमसे छोटा सा प्रश्न पूछा है कि एंजाइम क्या होते हैं। तो देखिए बच्चों, आंसर क्या लिखेंगे, सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में प्रयुक्त होने वाले जैव उत्प्रेरकों को एंजाइम कहते हैं। देखिए बच्चों, हम लोग एंजाइम के बारे में बहुत अच्छे से पढ़ के आए हुए हैं कि एंजाइम होते क्या हैं, जैव उत्प्रेरक होते हैं। तो देखिए, सजीवों में होने वाली जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में काम आने वाले जैव उत्प्रेरकों को ही हम क्या बोलते हैं, एंजाइम, ठीक है। तो आप ये लिख के आएंगे परिभाषा इस तरीके से। आगे देखिए, एंजाइम प्रोटीन युक्त पदार्थ होते हैं, ठीक है। एंजाइम किसी विशेष अभिक्रिया अथवा विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं। तो देखिए बच्चों, आप साथ ही साथ ये भी बताकर आएंगे कि एंजाइम प्रोटीन होते हैं, ठीक है ना, विशेष प्रकार के प्रोटीन होते हैं और ये किसी विशेष अभिक्रिया या विशेष क्रियाधार के लिए विशिष्ट होते हैं, ठीक है ना। ये लिख के आएंगे। जैसे देखिए, माल्टेस एंजाइम, देखिए तो ध्यान दीजिएगा, उदाहरण भी लिख के आएंगे। माल्टेस एंजाइम माल्टोस का जल अपघटन करता है और ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं। तो देखिए ध्यान दीजिए भाई, जो माल्टेस एंजाइम होता है वो माल्टोस का क्या करता है, जल अपघटन करता है। यानी इस विशेष क्रियाधार के ऊपर, इस माल्टोस के ऊपर ही माल्टेस एंजाइम क्रिया करता है, ठीक है। और देखिए, फिर आप ये अभिक्रिया बता के आएंगे, है ना। आप ये अभिक्रिया बता के आएंगे कि किस तरीके से माल्टेस एंजाइम के द्वारा, देखिए किस तरीके से माल्टेस एंजाइम के द्वारा इस माल्टोस का जल अपघटन होता है और जैसे ही इसका जल अपघटन होगा ग्लूकोज के 2 अणु प्राप्त होते हैं, ठीक है। आया समझ में बच्चों आपको ये प्रश्न। चले आगे, चलिए अब देखिए प्रश्न नंबर 18। देखिए, प्रोटीन की संरचना पर विकृतीकरण का क्या प्रभाव होता है। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 18 क्या है कि प्रोटीन की संरचना पर विकृतीकरण का क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। देखिए, प्रोटीन के विकृतीकरण से इसकी प्राथमिक संरचना प्रभावित नहीं होती। देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के भी आए हुए हैं विकृतीकरण के बारे में कि भाई क्या होता है, जब प्रोटीन का विकृतीकरण होता है तो उसकी प्राथमिक संरचना पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसकी द्वितीयक, तृतीयक और चतुष्क संरचना में परिवर्तन आ जाता है। तो देखिए,
लेकिन द्वितीयक तथा तृतीयक संरचनाएं नष्ट हो जाती है। विकृत प्रोटीन की जैविक सक्रियता नष्ट हो जाती है। तो देखिए क्या होता है भाई, जो विकृत प्रोटीन होता है ना भाई, विकृतीकरण के बाद जो प्रोटीन बनता है उसे विकृत प्रोटीन कहते हैं। और होता क्या है, इस विकृत प्रोटीन की जैविक सक्रियता क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ठीक है, जैसे देखिए अंडे को उबालने पर विलेय गोलिकाकार प्रोटीन का स्कंदन होकर वह अविलेय रेशेदार प्रोटीन में परिवर्तित हो जाता है। तो देखिए उदाहरण देखिए बच्चों, भाई जब अंडे को उबाला जाता है ना, तो जो विलेय गोलिकाकार प्रोटीन होती है उसका स्कंदन हो जाता है और वो बदल जाता है अविलेय रेशेदार प्रोटीन में। ठीक है, चलिए आगे देखिए। प्रश्न नंबर 19 देखिए, विटामिनों को किस प्रकार वर्गीकृत किया गया है? रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन का नाम दीजिए। तो देखिए बच्चों, हम लोग बहुत अच्छे से विटामिनों का वर्गीकरण पढ़ के आए हुए हैं। भाई जल में विलेयता और वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो भागों में बांटा गया है। पहला तो है वसा में विलेय विटामिन और दूसरा क्या है, जल में विलेय विटामिन। ठीक है, तो हम इस तरीके से पहले इनका वर्गीकरण बताएंगे। भाई सबसे पहले हम वसा में विलेय विटामिन के बारे में बताएंगे और बताएंगे कौन कौन से विटामिन है जो वसा में विलेय हो जाते हैं। उसके बाद हम बताएंगे कि जल में विलेय विटामिन क्या होते हैं और इसके उदाहरण क्या है, और फिर बताएंगे कि रक्त के थक्के जमने के लिए कौन सा विटामिन जिम्मेदार होता है। तो देखिए आंसर देखिए बच्चों, आंसर देखिए इसका, विटामिनों का वर्गीकरण देखिए, जल तथा वसा में विलेयता के आधार पर विटामिनों को दो समूहों में वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए दो समूहों में वर्गीकृत किया है। पहला देखिए वसा में विलेय विटामिन, दूसरा देखिए जल में विलेय विटामिन। तो दो प्रकार के हो गए ना, पहला हो गया वसा में विलेय और दूसरा हो गया जल में विलेय विटामिन। ठीक है, अब हम इन दोनों के बारे में लिख के आएंगे। तो देखिए पहला देखिए वसा में विलेय विटामिन। तो देखिए बच्चों, ये विटामिन वसा तथा तेल में विलेय होते हैं लेकिन जल में अविलेय होते हैं। ये विटामिन ए, डी, ई तथा के है। तो देखिए बच्चों, वसा में विलेय विटामिन कौन कौन से हो गए, विटामिन ए, डी, ई और के। ठीक है, आगे देखिए, ये यकृत तथा एडिपोस, देखिए एडिपोस ऊतक, तो एडिपोस ऊतक क्या होते हैं, वसा को संग्रहित करने वाले ऊतक। तो देखिए ये यकृत तथा एडिपोस ऊतक में संग्रहित रहते हैं। और दूसरा देखिए जल में विलेय विटामिन। तो देखिए बच्चों, बी वर्ग के विटामिन तथा विटामिन सी जल में विलेय होते हैं। जल में विलेय विटामिनों की पूर्ति हमारे आहार में नियमित रूप से तथा पर्याप्त मात्रा में होनी चाहिए क्योंकि ये मूत्र के साथ आसानी से उत्सर्जित हो जाते हैं। इस कारण ये हमारे शरीर में, देखिए बच्चों विटामिन B12 के अतिरिक्त, ठीक है ना, यानी विटामिन B12 के अतिरिक्त बात हो रही है, इस कारण ये हमारे शरीर में संचित नहीं हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम विटामिनों के वर्गीकरण के बारे में लिख के आएंगे। और आगे देखिए, प्रश्न में हमसे यह भी पूछा गया था कि रक्त के थक्के जमने के लिए जिम्मेदार विटामिन कौन सा है। तो देखिए बच्चों, विटामिन के रक्त में थक्का जमने के लिए जिम्मेदार होता है। तो देखिए हम लिख के आएंगे, भी रक्त का थक्का जमने के लिए विटामिन के जिम्मेदार होता है। ठीक है, आया ये प्रश्न समझ में आपको? चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 20। देखिए बच्चों, विटामिन ए व सी, देखिए विटामिन ए और सी के बारे में पूछ रहे हैं। तो विटामिन ए व सी हमारे लिए आवश्यक क्यों हैं, उनके महत्वपूर्ण स्रोत दीजिए। तो देखिए आंसर देखिए, विटामिन ए की कमी से रतौंधी यानी रात्रि अंधता तथा जीरोफ्थेल्मिया यानी आंख के कोर्निया का कठोर होना, यानी ये दो रोग हो जाते हैं। यानी विटामिन ए की कमी से रतौंधी तथा जीरोफ्थेल्मिया नामक रोग हो जाते हैं। तथा विटामिन सी की कमी से स्कर्वी यानी मसूड़ों से रक्तस्राव होना। तो देखिए विटामिन सी की कमी से स्कर्वी तथा दंत क्षय रोग हो जाते हैं। अतः विटामिन ए व सी हमारे लिए
आवश्यक है। ठीक है, तो हम इस तरीके से लिख के आएंगे कि विटामिन ए व सी हमारे लिए क्यों जरूरी है। अब हमें इनके महत्वपूर्ण स्रोत बताना है। तो देखिए बच्चों ध्यान दीजिए, विटामिन ए के स्रोत क्या है। तो देखिए गाजर, पालक, पपीता, मक्खन, दूध, मछली के यकृत का तेल तथा अंडे की जर्दी। तो ये क्या है, विटामिन ए के स्रोत है। ठीक है बच्चों, अब देखिए विटामिन सी के स्रोत क्या है। देखिए सिट्रस फल, नींबू, संतरा, मौसमी यानी जितने भी सिट्रस फल है, इसके अलावा आंवला, हरे पत्तीदार सब्जियां, अमरूद, टमाटर तथा बेर। क्लियर है, तो ये तो हो गए विटामिन ए के स्रोत, ये हो गए विटामिन सी के स्रोत। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए आगे अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न नंबर 21 देखिए, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं, इनके दो महत्वपूर्ण कार्य लिखिए। तो देखिए जो ध्यान दीजिएगा, आंसर देखिए, न्यूक्लिक अम्ल न्यूक्लियोटाइडों की लंबी श्रृंखला युक्त बहुलक होते हैं जो एक नाइट्रोजन क्षारक, एक पेंटोज शर्करा तथा फॉस्फेट समूह से मिलकर बनते हैं। ये वे जैवाणु हैं जो प्रोटीन के साथ मिलकर क्रोमोसोम बनाते हैं। देखिए बच्चों, अब न्यूक्लिक अम्ल के बारे में ये पूरा लिख के आएंगे। और देखिए न्यूक्लिक अम्ल जनक से संतति में गुणों के स्थानांतरण के लिए जिम्मेदार होते हैं। ठीक है, चलिए आगे। अब न्यूक्लिक अम्ल के कार्य देखिए। तो देखिए बच्चों, अब हम न्यूक्लिक अम्ल के कार्य लिख के आएंगे। देखिए न्यूक्लिक अम्ल के दो महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। तो पहला देखिए, पहला कार्य क्या है, स्वप्रतीकरण। ठीक है ना, और दूसरा देखिए प्रोटीन संश्लेषण पर नियंत्रण। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 22, देखिए जो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियोसाइड तथा न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है। देखिए बच्चों, ये टॉपिक मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया हुआ है। भाई हमें ये बताना है कि न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं और न्यूक्लियोटाइड क्या होते हैं, यानी इनमें मुख्य अंतर बताना है। तो देखिए, किसी नाइट्रोजन क्षारक यानी प्यूरिन या पिरिमिडिन के पेंटोज शर्करा की 1 है ना, यानी 1 नंबर की स्थिति से जुड़ने पर, देखिए बच्चों, किसी नाइट्रोजन क्षारक के पेंटोज शर्करा की 1 स्थिति से जुड़ने पर बनी इकाई को न्यूक्लियोसाइड कहते हैं। ठीक है, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक होता है। अब नाइट्रोजन क्षारक कोई प्यूरिन भी हो सकता है या पिरिमिडिन भी हो सकता है। ठीक है, आगे देखिए, तथा जब न्यूक्लियोसाइड में, देखिए बच्चों, जब न्यूक्लियोसाइड में शर्करा की 5' स्थिति पर फास्फोरिक अम्ल समूह से जुड़ता है। तो देखिए बच्चों, भाई जब न्यूक्लियोसाइड में शर्करा की 5' स्थिति पर कोई फास्फोरिक समूह जुड़ता है तो न्यूक्लियोटाइड बनता है। तो आया समझ में, भाई न्यूक्लियोटाइड किस किस से बनता है, एक पेंटोज शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल समूह से। ठीक है, अतः न्यूक्लियोसाइड में केवल पेंटोज शर्करा तथा नाइट्रोजन क्षारक होता है। आगे देखिए, जबकि न्यूक्लियोटाइड में इनके अतिरिक्त फॉस्फेट समूह भी होता है। ठीक है, तो आप इस तरीके से बता के आएंगे कि 5 कार्बन शर्करा यानी पेंटोज शर्करा और नाइट्रोजन क्षारक मिलके बनाते हैं न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, या बता के आएंगे। और इसी तरीके से देखिए, 5 कार्बन शर्करा, नाइट्रोजन क्षारक और फास्फोरिक अम्ल समूह ये मिलकर बनाते हैं न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो आया समझ में दोनों में अंतर। और आगे देखिए, डायग्राम बना के भी आप समझा के आएंगे। देखिए बच्चों, इस तरीके से आप डायग्राम बना के समझा के आएंगे कि न्यूक्लियोसाइड और न्यूक्लियोटाइड में क्या अंतर होता है, और इससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखिए बच्चों, ये तो है न्यूक्लियोसाइड, ये क्या है, न्यूक्लियोसाइड। और देखिए बच्चों, अगर आप ध्यान से संरचना को देखेंगे, इस संरचना को ध्यान से देखेंगे तो देखिए इसकी 1' स्थिति पर क्या जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ है। देखिए बच्चों, ध्यान से देखिए, भाई ये क्या है, ये न्यूक्लियोसाइड है। और आप ध्यान से देखेंगे तो ये क्या हो गई, ये 5 कार्बन की एक शर्करा हो गई, पेंटोज शर्करा हो गई। ठीक है, और पेंटोज शर्करा के 1' पे नाइट्रोजन क्षारक जुड़ा हुआ है, यानी ये तो हो गया न्यूक्लियोसाइड। ठीक है, और अब बात करते हैं न्यूक्लियोटाइड की। तो देखिए ध्यान से देखिए, ये 5 कार्बन की पेंटोज शर्करा हो गई जिसके 1' पे जुड़ा हुआ है नाइट्रोजन क्षारक। और देखिए इस 5' कार्बन पे, इस कार्बन पे जुड़ा हुआ है कोई फॉस्फेट समूह, या हम बोल सकते हैं फॉस्फोरिक अम्ल समूह। ठीक है, तो ये तो होता है न्यूक्लियोसाइड और ये होता है न्यूक्लियोटाइड।
ठीक है। तो इस प्रकार से आप दोनों में अंतर लिख के और ये डायग्राम बना के समझा के आएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 23। देखिए बच्चों, डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते अपितु एक दूसरे के पूरक होते हैं, समझाइए। देखिए ध्यान दीजिए भाई, प्रश्न ये कह रहा है कि जो डीएनए के दो रज्जुक होते हैं ना, वो समान नहीं होते हैं अपितु क्या होते हैं, एक दूसरे के पूरक होते हैं। तो हमें ये समझाना है। तो देखिए आंसर देखिए, डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना होती है। इसमें न्यूक्लिक अम्ल की दो श्रृंखलाएं आपस में कुंडलित होती है तथा नाइट्रोजन क्षारक युग्मों के मध्य हाइड्रोजन बंध द्वारा आपस में जुड़ी रहती है। ठीक है बच्चों, दोनों रज्जुक श्रृंखलाएं एक दूसरे की पूरक होती है। देखिए ध्यान दीजिएगा भाई, दोनों रज्जुक श्रृंखलाएं एक दूसरे की क्या होती है, पूरक होती है, क्योंकि नाइट्रोजन क्षारकों के विशिष्ट युग्मों के मध्य ही हाइड्रोजन बंध बनते हैं, ये हमें पता है। चलिए आगे देखिए। जैसे देखिए, एडेनिन थाइमिन के साथ तथा साइटोसिन ग्वानिन के साथ हाइड्रोजन बंध बनाता है। अतः डीएनए के दो रज्जुक समान नहीं होते बल्कि एक दूसरे के पूरक होते हैं। ठीक है, आया ये प्रश्न आपको समझ में कि किस तरीके से हम इस प्रश्न का आंसर लिख के आएंगे। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। अब देखिए प्रश्न नंबर 24 क्या है। देखिए ध्यान दीजिएगा, डीएनए तथा आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक एवं क्रियात्मक अंतर लिखिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 24 बहुत इंपॉर्टेंट है और परीक्षा में भी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में महत्वपूर्ण संरचनात्मक और क्रियात्मक अंतर क्या है और इनके बारे में हमें बताना है। तो देखिए ध्यान दीजिए इसके आंसर पे, डीएनए तथा आरएनए में संरचनात्मक अंतर निम्नलिखित है। तो देखिए पहला देखिए, डीएनए कोशिका के नाभिक में स्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है। देखिए बच्चों, डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में स्थित क्रोमोसोम में। ठीक है, जबकि आरएनए मुख्यतः कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। ठीक है, तो ये तो हो गया इनके मध्य का पहला अंतर। भाई डीएनए कहाँ पाया जाता है, कोशिका के नाभिक में स्थित क्रोमोसोम में पाया जाता है और आरएनए कोशिका द्रव्य में पाया जाता है। क्लियर है। दूसरा देखिए, दूसरा अंतर क्या है, डीएनए में बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है जबकि आरएनए में बीटा डी राइबोज शर्करा होती है। तो देखिए बच्चों, दूसरा अंतर क्या हो गया भाई, दूसरा अंतर हो गया इनमें शर्करा का, यानी डीएनए में तो पाया जाता है बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज शर्करा, जबकि आरएनए में क्या पाई जाती है, बीटा डी राइबोज शर्करा। क्लियर है, ये दूसरा अंतर लिख के आएंगे आप। आगे देखिए, तीसरा देखिए, पिरिमिडिन क्षारक थाइमिन केवल डीएनए में होता है जबकि यूरेसिल केवल आरएनए में होता है। तो देखिए बच्चों, तीसरा अंतर क्या हो गया भाई, जो पिरिमिडिन क्षारक थाइमिन है ना, थाइमिन केवल डीएनए में पाया जाता है, आरएनए में थाइमिन की जगह क्या पाया जाता है, यूरेसिल। ठीक है, ये तीसरा अंतर हो गया। चौथा देखिए, इनकी संरचना में अंतर। देखिए, डीएनए की द्विकुंडलनी संरचना होती है जबकि आरएनए की एकल कुंडलनी संरचना होती है। ठीक है, तो देखिए बच्चों, ये चारों अंतर आपको समझ में आए और मैं वापस कह रही हूँ कि ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम के हिसाब से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और पूछ लिया जाता है। भाई परीक्षा में ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि डीएनए और आरएनए में अंतर बताइए। तो आप देखिए, एक तो अंतर बताएंगे इनकी उपस्थिति का कि डीएनए कहाँ पाया जाता है और आरएनए कहाँ पाया जाता है। दूसरा अंतर बताएंगे इनमें उपस्थित पेंटोज शर्करा के बारे में कि डीएनए में कौन सी शर्करा होती है, आरएनए में कौन सी शर्करा होती है। तीसरा अंतर बताएंगे आप पिरिमिडिन क्षारक के बारे में और चौथा बताएंगे कि डीएनए और आरएनए इन दोनों की संरचना में क्या अंतर होता है। तो इस तरीके से आप इन दोनों में अंतर लिख के आएंगे। ठीक है, आगे देखिए, डीएनए तथा आरएनए में क्रियात्मक अंतर। अब देखिए क्रियात्मक रूप से क्या अंतर होता है। तो देखिए, डीएनए में
स्वयं प्रतिकरण का गुण होता है। देखिए बच्चों, हम लोगों ने पढ़ा भी है कि डीएनए में क्या पाया जाता है, सेल्फ रेप्लिकेशन का गुण पाया जाता है, यानी स्वयं प्रतिकरण का गुण पाया जाता है, तथा यह आनुवांशिक गुणों के स्थानांतरण को नियंत्रित करता है। और देखिए, आनुवांशिक गुणों का एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो संचरण होता है, जो स्थानांतरण होता है, उसे भी कौन नियंत्रित करता है, डीएनए। ठीक है, तो ये तो हो गए डीएनए के कार्य। आरएनए के देखिए, जबकि आरएनए प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करता है। और देखिए बच्चों, आरएनए का काम क्या है, प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इस प्रश्न का आंसर लिख के आएंगे। ठीक है, चलिए आगे। प्रश्न नंबर 25 देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आरएनए कौन से हैं? तो देखिए बच्चों, हम लोग पढ़ के आए हुए हैं भाई, आरएनए 3 प्रकार के होते हैं। पढ़ा है ना हम लोगों ने, एमआरएनए, आरआरएनए और टीआरएनए। ठीक है, तो हम इनके बारे में लिखेंगे। तो देखिए आंसर देखिए, कोशिका में पाए जाने वाले आरएनए 3 प्रकार के होते हैं, जिनके कार्य भिन्न भिन्न होते हैं। तो देखिए बच्चों, पहला देखिए, पहला होता है संदेशवाहक आरएनए, जिसे एमआरएनए कहा जाता है, जिसका मतलब है मैसेंजर आरएनए। ठीक है, दूसरा है राइबोसोमल आरएनए, जिसे आरआरएनए कहा जाता है, यानी राइबोसोमल आरएनए। और तीसरा है अंतरण आरएनए, जिसे टीआरएनए कहा जाता है, यानी ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, तो इस तरीके से आप आंसर लिख के आएंगे और ये तीनों प्रकार के आरएनए के प्रकार भी बताकर आएंगे। क्लियर है? आया समझ में आपको? तो देखिए बच्चों, आज हम लोगों ने इस यूनिट के सभी अभ्यास प्रश्न सॉल्व कर लिए हैं और आप इनकी प्रैक्टिस करिए, इन क्वेश्चन आंसर की प्रैक्टिस करिए, ऐसे कैसे ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। और देखिए, अब आगे आने वाले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट यूनिट बहुलक के बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।